तो यहाँ के सपोर्ट से अगर हम रेजिस्टेंस तक देखें तो करीब करीब 28% का लाभ हो सकता है, जो एक बड़ा अच्छा लाभ है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज बुधवार का दिन है। आज बुधवार के दिन हम बड़े बुधवार में दो ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जो आज के दिन सबसे ज़्यादा बढ़ा और दूसरा ऐसा स्टॉक जो आज के दिन सबसे ज़्यादा गिरा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज के वो दो स्टॉक्स कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल दी है। तो सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज की काफ़ी अच्छी रही। 1338 स्टॉक्स ने बढ़त प्राप्त करी और 915 स्टॉक्स ने गिरावट देखी। तो ओवरऑल देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब करीब 1.5:1 की रही, जो एक अच्छी एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। तो चलिए आज के दो स्टॉक्स भी देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा कोल इंडिया और आज का टॉप लूज़र रहा एशियन पेंट्स। तो कोल इंडिया ने करीब करीब 4.25% की बढ़त देखी और एशियन पेंट्स ने करीब करीब 2% की गिरावट देखी। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ही देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सप्ताह से निफ्टी एक रेंज में है, ऊपर नीचे कर रहा है, परंतु हमारे पिछले विश्लेषण के हिसाब से हमने कहा था कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है नीचे जाए और उसके बाद ये ब्रेकआउट कर जाएगा। तो पिछले सप्ताह भी हमने यही कहा था, उससे पिछले सप्ताह भी हमारी यही बात हुई थी। तो अभी निफ्टी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा ऊपर तो बढ़ा है लेकिन अभी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। तो हो सकता है कुछ दिन और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे के निफ्टी ऊपर चलने लगेगा। तो जैसे कि हमने कुछ सप्ताह पहले बात करी थी, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना हुआ है और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अब एक तीसरा बॉटम भी बन गया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हो सकता है आगे आने वाले 2-3 दिनों में ही या 4-5 दिनों में ही निफ्टी ऊपर चलने लग जाए। तो चलिए निफ्टी की ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। हम निफ्टी का विश्लेषण सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है। अगर निफ्टी एक अप ट्रेंड में रहता है या साइडवेज ट्रेंड में भी रहता है तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लाभकारी रहती हैं, परंतु अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहता है तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन इतनी लाभकारी नहीं रहती हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और देख लेते हैं आज का टॉप गेनर। तो आज का टॉप गेनर रहा कोल इंडिया। तो हमने कोल इंडिया को 10 अप्रैल को देखा था। तो 10 अप्रैल को एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी और जो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बनी थी। तो हमारा विश्लेषण ये रहा था कि हो सकता है कि कोल इंडिया थोड़ा सा ऊपर जाए और इस रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ जाए और फिर हो सकता है कि अगली रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे आ जाए, और ऐसा ही हुआ। 10 अप्रैल के अगले दिन ही कोल इंडिया पहली रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे आ गया और उसके कुछ दिन बाद वो ऊपरली रेजिस्टेंस पे गया और उससे टकरा कर नीचे आ गया। तो आज की कैंडल जो है ये काफ़ी अच्छी बनी है। आज की कैंडल बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है और एक अच्छे वॉल्यूम पे बनी है और एक अच्छी जगह भी बनी है। तो करीब करीब 4.25% की कैंडल है ये, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कोल इंडिया ये दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा और मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अब कोल इंडिया रुकने वाला नहीं है। चलिए देख लेते हैं 4 सप्ताह पहले हमने क्या बात करी थी। आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि कोल इंडिया थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद ये रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे आ जाए, इस रेजिस्टेंस से या इस रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे आ जाए। अगर ऐसा होता है तो भाव कुछ ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा। भाव अगर दोबारा से इस निचले स्तर पर मिल जाए और एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाए तो एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। हो सकता है इस पूरे मूव में 2-3 सप्ताह लग जाएं। अभी तो लगता है कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। 2-3 सप्ताह तक देख सकते हैं, 4 सप्ताह तक देख सकते हैं। अगर उसके बाद आपको एक बुलिश कैंडल निचले स्तरों पर मिलती है तो आप एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं मासिक चार्ट का या साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हमने पहले ही किया हुआ है। अगर आप मासिक चार्ट का विश्लेषण या साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आप 10 अप्रैल के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन रहा है। तो चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये कप है
और एक हैंडल भी मैं बना के दिखा देता हूँ। और ये प्रतीत हो रहा है कि ये हैंडल है और ये कप की नेकलाइन है। चलिए पुरानी रेजिस्टेंसेस हटा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोल इंडिया ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा और सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। यह हो सकता है कि नेकलाइन के पास भाव 1-2 दिन समय व्यतीत करे और उसके बाद ही ऊपर निकले, परंतु चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। कोल इंडिया एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोल इंडिया का भाव काफ़ी ऊपर जाएगा। पर आगे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम जो ये विश्लेषण कर रहे हैं ये सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। मेरी इस स्टॉक में बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं है। अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप अपना विश्लेषण खुद करिए, आप इसका स्टॉप लॉस देखिए, आप इसका टारगेट देखिए और खरीदने की पोजीशन तभी बनाइए जब आपको खुद लगे कि ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। चलिए आज के टॉप लूज़र पर जाने से पहले 4 सप्ताह पुराने 2 स्टॉक्स भी देख लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले हमने 2 स्टॉक्स की बात करी थी, आइशर मोटर्स और इन्फोसिस। आइशर मोटर उस दिन का टॉप गेनर था, तो सबसे पहले आइशर मोटर्स को देख लेते हैं। तो आइशर मोटर को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि पुराने वीडियो में हमने क्या बात करी थी। तो दैनिक चार्ट में यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिली, एक लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम इस कंसोलिडेशन के टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल रेखा दर्ज करें तो वो रेखा करीब करीब 4195 रुपये के अंक पर आती है। तो कुछ दिनों पहले 8 अप्रैल को स्टॉक ने इस रेखा के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, परंतु एक बड़ी ही लॉन्ग विक बनी और करीब करीब इस रेखा पे ही आके स्टॉक बंद हो गया। परंतु उसके 2 दिन बाद ही 10 अप्रैल को स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ऑल टाइम हाई के ऊपर बंद हुआ और इस दिन वॉल्यूम भी अच्छी रही। और कल के दिन एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल, लंबी कैंडल बनी है। एक लंबी विक जरूर है लेकिन उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, एक अच्छी वॉल्यूम है, तो इस जगह एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन भी बनाई जा सकती है और पोजिशनल ट्रेडिंग भी करी जा सकती है। तो ये चार्ट तो मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो सकता है आने वाले समय में ये काफ़ी ऊपर जाए। तो 4 सप्ताह पहले 16 अप्रैल को हमने इस कैंडल को देख के अपना विश्लेषण किया था और उसके बाद जैसा हमने विश्लेषण किया था स्टॉक वैसा ही चला है। तो 4 सप्ताह पहले किसी ने 18 अप्रैल को ये स्टॉक लिया होता तो आज के दिन वो करीब करीब 9% के लाभ में होता, जो एक काफ़ी अच्छा लाभ है। चलिए आइशर मोटर की और चर्चा नहीं करते हैं और आगे चलते हैं और 4 सप्ताह पुराना दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले का टॉप लूज़र था इन्फोसिस। तो 4 सप्ताह पहले 16 अप्रैल की कैंडल को देख के हमने इस स्टॉक का विश्लेषण किया था। तो उस दिन इन्फोसिस करीब करीब 3.5% गिरा था। तो हमारा विश्लेषण ये था कि इन्फी अभी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेट करता है और उसके बाद वो एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये एक लेने लायक स्टॉक बन जाएगा और उसके बाद ये काफ़ी ऊपर जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इन्फी की क्या बात करी थी और दैनिक चार्ट पे चलते हैं और दैनिक चार्ट की कैंडल्स को देख लेते हैं। तो आज की कैंडल तो बहुत ही ख़राब है। आप इसकी वॉल्यूम देखें और इसकी गिरावट देखें तो आपको लगेगा कि इन्फी तो अब बचेगा नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ गया है और ये एक छोटी सी करेक्शन है जो हो सकता है कुछ दिन तक और चले, हो सकता है कुछ सप्ताह तक भी और चले, परंतु इसमें अब एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। और पोजिशनल ट्रेड तब बनाएं जब यहाँ पे एक साप्ताहिक चार्ट पे आप एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखें। अगर आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिख जाए तो आप एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं और उसके बाद मेरे को लगता है कि स्टॉक कम से कम अपने प्रीवियस हाई तक तो जाएगा ही, वो करीब करीब 1731 रुपये तक तो जाएगा ही। उसके बाद हो सकता है वो उसके ऊपर भी चला जाए, तो वो उस समय के ही चार्ट को देख के ही पता लगेगा कि स्टॉक की मूवमेंट कैसी है। तो चलिए ये था इन्फोसिस का चार्ट। मेरे को इन्फोसिस का चार्ट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। तो मेरे अनुमान से आगे आने वाले समय में हो सकता है 1 से 2 सप्ताह में एक अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल यहाँ पे बने, तो उसके बाद इन्फी में एक पोजीशन बनाई जा सकती है और मुझे लगता है कि इन्फी उसके बाद एक अच्छी चाल चलेगा। तो हो सकता है ये पुराने रेजिस्टेंस लेवल तक चला जाए जो 1731 के लेवल पर है। तो आज का भाव है 1419 और 1731 अभी काफ़ी दूर है। तो अगर कोई 1419 या उसके पास
या उसके आसपास के भाव में निवेश कर देता है तो आगे आने वाले समय में उसको करीब करीब 20% का लाभ हो सकता है। परंतु अभी बाई का सिग्नल आया नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना विश्लेषण खुद करिए, इंतज़ार करिए जब तक एक ग्रीन बुलिश कैंडल नहीं बनती है। जब ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाए तभी इसमें निवेश करने की सोचें। परंतु उससे पहले मैं एक चीज़ दोबारा से याद दिला दूं कि अपना विश्लेषण आप खुद करिए, टारगेट डिसाइड करिए, स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन लीजिए। तो अगले स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने एक फ्री ट्रेनिंग रिकॉर्ड करी है, फ्री स्विंग ट्रेडिंग रिकॉर्ड करी है, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये जूम की लाइव रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके उस ट्रेनिंग को देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। चलिए अगले स्टॉक पर चलते हैं। तो आज का टॉप लूज़र था एशियन पेंट्स। एशियन पेंट ने आज काफ़ी भारी गिरावट देखी, करीब करीब 2% की एक रेड कैंडल बनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट तो अच्छा ही लग रहा है कि एशियन पेंट्स अप ट्रेंड में है। उसके बाद एक लंबी कंसोलिडेशन में चला गया है और अभी पता नहीं लग रहा है कि एशियन पेंट कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो चलिए साप्ताहिक चार्ट को भी देख लेते हैं। ये पुरानी रेखा को डिलीट कर देते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट पे ये कंसोलिडेशन साफ साफ दिखाई दे रही है और ये काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन है। करीब करीब 3 साल से ये कंसोलिडेशन चल रही है। तो चलिए इसको रेक्टेंगल को हटा देते हैं और एक निचले स्तर पे और ऊपरले स्तर पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है और उससे नीचे यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो हम कह सकते हैं कि निचले स्तर पे ये सपोर्ट की रेंज है और ऊपरले स्तर पे ये रेजिस्टेंस की रेंज है। तो चलिए अब दैनिक चार्ट को देख लेते हैं। तो अगर हम दैनिक चार्ट को देखें तो यहाँ पे लग रहा है कि एशियन पेंट्स ने सपोर्ट से एक बाउंस लिया है। 2-3 दिन पहले एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी जो करीब करीब 4% की थी और एक अच्छी वॉल्यूम पर बनी थी, जो बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस करी थी। तो आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि एशियन पेंट्स थोड़ा सा नीचे आए, दोबारा से यहाँ पे एक बाउंस ले और ऊपर चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एशियन पेंट्स दूसरे सपोर्ट तक पहुँच जाए और यहाँ पे बाउंस ले और फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू करे। तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरी सलाह इसमें यही रहेगी कि आप इसको मॉनिटर करते रहिए, निरंतर देखते रहिए। जब भी यहाँ पे कहीं सपोर्ट के आसपास आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिले तो आप इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। लेकिन पोजीशन बनाने से पहले पूरा विश्लेषण करिए, टारगेट देखिए, स्टॉप लॉस देखिए, तभी कोई पोजीशन बनाइए। तो ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन में तो है, लेकिन एक छोटी अवधि में एक बड़ा लाभ दे सकता है। चलिए देख लेते हैं कितना लाभ मिल सकता है हमको। तो यहाँ के सपोर्ट से अगर हम रेजिस्टेंस तक देखें तो करीब करीब 28% का लाभ हो सकता है, जो एक बड़ा अच्छा लाभ है। परंतु आज की डेट में एशियन पेंट्स में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ना तो शॉर्ट पोजीशन ना ही लॉन्ग पोजीशन। आपको इंतज़ार करना चाहिए और जब एक अच्छी कैंडल बने, अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल बने, तभी आप इसमें पोजीशन बनाइए। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी स्टॉक का विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अगर मेरे को समय मिलेगा तो मैं उस स्टॉक का विश्लेषण ज़रूर करूँगा। नमस्ते और धन्यवाद।